द लॉस्ट स्प्रिंग, खोता हुआ बचपन। ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसमें दो बच्चे होते हैं और उनका जो बचपन है वो ऐसे ही काम काज करते में निकल जाता है। जो उनकी जो खेलने की आकांक्षा होती है, जो काम करने में वो अपना टाइम बिता देते हैं, वो उसमें पढ़ाई में नहीं कर पाते, ना पढ़ाई कर पाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो ये इनके बारे में बताया गया है। लेकिन चैप्टर कुछ ज़्यादा मतलब ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, सबसे पहले इस चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले इस चैप्टर के कुछ बातों को ध्यान देना होगा। उसमें जो मैं बताता जा रहा हूँ उसे आप किसी रफ कॉपी पर नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद में चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी। मैंने क्या बोला था, मेरी वीडियो में आने दो चीज़ याद करना है। पहला आपको क्या करना है, चैप्टर का नाम याद करना है। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है हमारा, द लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर दूसरे नंबर पे क्या करना है हमने, दूसरे पे करना है अनीस जंग, जो कि इसके ब्राइटन है। ठीक है, ब्राइटर का नाम याद करना है दूसरे नंबर पे, पहले चैप्टर का नाम, फिर चैप्टर लिखने वाले का नाम। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे हमको करना है करेक्टर्स। करेक्टर्स का मतलब होता है कि हर चैप्टर में जो मुख्य पात्र होते हैं वो मुख्य पात्र कितने हैं, मतलब कि कौन कौन इसमें शामिल है, जिसके बारे में जिसका जिक्र सबसे ज़्यादा किया हो, या फिर जो किसी चैप्टर में मुख्य पात्र हो। ठीक है, उसके बारे में। तो इसमें तो ही है, एक साहिब आलम है और एक मुकेश है। ठीक है, साहिब आलम और मुकेश, इन दोनों के बारे में कहानी बताई गई है पूरी। ज़्यादा जितनी बड़ी कहानी है ना, आप जो सोच रहे हो डर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। इस कहानी को मैं शॉर्ट में बनाकर आपको बता दे रहा हूँ, एकदम ध्यान में बैठा दूंगा। और ज़्यादा ही इसमें से जो भी सवाल आएंगे, जो इम्पोर्टेंट सवाल आएंगे, जो भी आपके बोर्ड में आएंगे या फिर पेपर वगैरह में आएंगे, ठीक है, इस चैप्टर को जो मैंने बता रहा हूँ इसी में से सवाल आएंगे सारे के सारे, और मैं आपको बनाने की ट्रिक बता दूंगा। और जो जो भी IMP इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने एक वीडियो में ले आऊँगा, अगर ये वीडियो ज़्यादा बड़ी रही तो। ठीक है, और इसमें ही दिखा दूंगा मैं कौन कौन से आए। सबसे पहले क्या कहते हैं, साहिब आलम। तो चलो आपको स्क्रीन पर ले चलते हैं। ये जो कहानी का पहला चैप्टर है ना, जो पहला पात्र है, तो वो साहिब आलम के बारे में बताता है। साहिब आलम कौन था, उसकी फैमिली कौन थी। ठीक है, साहिब आलम एक स्कैवेंजिंग बॉय था, स्कैवेंजिंग एक कचरा बीनने वाला लड़का था। इसकी फैमिली, ठीक है, ढाका से आई हुई थी। इसकी फैमिली जो थी वो ढाका मतलब बांग्लादेश से आए हुए थे, प्रवासी थे। और प्रवासी जब ये सीमापुरी में रहते थे, सीमापुरी दिल्ली के पास में ही पड़ता है। अगर सवाल पूछे कि सीमापुरी कहाँ पर है, तो दिल्ली के पास में बता देना। सीमापुरी में रहते थे, और सीमापुरी में रहने के लिए इनके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं था इनका, मतलब कोई आइडेंटिटी नहीं थी, पहचान नहीं थी। जैसे कि हमारा वोटर कार्ड होता है, ID कार्ड होता है, पहचान पत्र होता है, आधार कार्ड होता है, ऐसा कुछ इनके पास में कुछ भी नहीं था। और ये मतलब जब वो अनीस जंग बताया था ना, कौन थी अनीस जंग, ब्राइटर थी इस चैप्टर की। अनीस जंग जो एक लेडी थी, तो वो मतलब सीमापुरी में ही इधर से उधर वो कर रही थी, ट्रैवल कर रही थी। तो ट्रैवल करते वक्त वो एक लड़के को देखती हैं जो कि सीमापुरी की गलियारों में स्कैवेंजिंग कर रहा था, मतलब कूड़ा कचरा गिर रहा था, और नंगे पाँव था। जब नंगे पाँव था तो ये उसके बारे में सोचती हैं कि ये लड़का पढ़ने की उम्र में, खेलने कूदने की उम्र में स्कैवेंजिंग कर रहा है, मतलब कि कूड़ा कचरा बीन रहा है, अपने फ्यूचर के बारे में भी नहीं सोच रहा है। तो वो उस बच्चे के पास में जाती हैं, उस बच्चे को अपने पास में बुलाकर बोलती हैं कि आप ये क्या कर रहे हो, आप अपने खेलने कूदने की उम्र में, अपनी पढ़ाई करने की उम्र में ये काम कर रहे हो। तो वो कहता है और क्या करूं, साहिब आलम जो कहता है वो और क्या करूं, हमारा तो काम ही यही है, हमारा जीवन का जो सर्वाइवल है, हम जैसे जीते हैं वो इसी के ज़रिए जीते हैं। एकमात्र यही हमारा स्रोत है जिससे कि हम अपने जीवन को सर्वाइव कर सकते हैं। तो वो बोलती हैं कि क्या आप पढ़ते नहीं हो। तो साहिब आलम का जवाब होता है, हमारे आसपास में कोई कॉलेज नहीं है, वरना तो पढ़ लेते। तो वो कहती हैं अगर मैं कॉलेज खुलवा दूँ, मान लो अगर मैं इसी मतलब अपने आसपास में कॉलेज खुलवा दूँ तो क्या आप पढ़ोगे। साहिब आलम से कहती है, अनीस जंग जो राइटर थी। तो वो कहता है ज़रूर, आप खिलवा दीजिए, मैं पढ़ने आऊँगा। फिर वो बोलते हैं कि आप नंगे पाँव क्यों बीनते हो, मतलब कि आप अगर स्कैवेंजिंग कर रहे हो अपने जीवन को चराने के लिए, लेकिन नंगे पाँव क्यों कर रहे हो। तो साहिब आलम का बड़ा ही एक अच्छा जवाब आता है
कि हमारे घर वालों ने, जो हमारे घर वाले, उन्होंने हमारे जो शूज़ वगैरह चप्पल वगैरह हैं वो अटारी में रख दिए छुपा कर। अटारी जैसे कि हमारे गांव में कोई ताड़ वगैरह बोलता है तो अटारी होता है ना, हर कमरे में एक अटारी होती है हर घर में ज़्यादातर। ठीक है, अटारी जहाँ पर कूड़ा कचरा या फिर पैसा लोहे लकड़ का सामान रखते हैं वो अटारी में रख दिया, और उन्होंने कहा कि पहले जाओ इसके बैंजिंग करो, कुछ लेके आओ। ठीक है, तो हम वो करते हैं। तो ये इसके बैंजिंग इस वजह से करता था क्योंकि इसे कभी कभी गार्बेज में, कूड़े कचरे में 100 रुपये मिल जाते थे, 5 रुपये, 10 रुपये, कहीं कहीं सोना मिल जाता था। कभी कभी ऐसी चीज़ें मिल जाती थी जो इसके यूज में आती थी, जैसे कि खेलने कूदने की चीज़ें। कुछ ऐसे अनयूजफुल ऑब्जेक्ट भी थे, जैसा कि हमारे, अगर हम पेप्सी वगैरह या कुछ ड्रिंक वैसे करते हैं तो सामान को फेंक देते हैं, बोतल वगैरह। तो उस चीज़ को ये इकट्ठा करते थे, उसको इकट्ठा करने के बाद में उसको बेच दिया करते थे। बेच तो इस वजह से थे ताकि उनको रिसाइकल किया जाए, मतलब उनको पिघला कर या फिर साफ सुथरा कर कर एक नई बोतल बनाई जाए, और उससे इनको पैसा मिलता था, और पैसे से ये अपना जीवन यापन करते थे, रोज का काम था। इन बच्चों के लिए जीवन जीना वो था, एक सर्वाइवल था। ठीक है, सर्वाइवल से ऊपर मान लो, क्योंकि इनको उसमें गार्बेज में पैसे पैसे के साथ में खेलने कूदने के सामान भी मिलते थे, तो इस वजह से और ज़्यादा जाते थे टाइम से, कूड़े कचरे में ढेर में चले जाते थे, बीन लाते थे। तो एक दिन क्या करते हैं, जो अनीस जंग होती है ना, वो इससे बोल कर चले जाती है, ठीक है मैं कॉलेज बनवाऊंगी, अपने स्कूल बनवाऊंगी, और तुमको आना है कि ठीक है। उसके बाद में वो इसको देखती हैं और आसपास के माहौल को सोचती हैं बैठे बैठे कि ये जो कूड़े कचरे बीन रहे हैं, ये पैसे की कमी नहीं है, मतलब नंगे पांव जो बीनते थे ना, तो ये पैसे की कमी नहीं है। दिस इज नॉट ए लेक ऑफ मनी, ये पैसों की कमी नहीं है, बट इट इज अ देयर ओनली वन ट्रेडिशन टू स्कैवेंजिंग विदाउट शूज। मतलब कि बिना चप्पल जूतों के स्कैवेंजिंग करना, कूड़े कचरे बीनना, ये इनके पैसे की कमी नहीं है, ये इनकी खुद की परंपरा है। ये जो स्कैवेंजिंग कर रहे हैं, कूड़ा कचरा बीन रहे हैं, गार्बेज में जा रहे हैं, इधर से उधर गलियों में जा रहे हैं नंगे पैर। आपने भी देखा होगा अपने आसपास, घर के आसपास के नारे में जब कूड़ा कचरा हो जाता है तो कौन आता है, कूड़े कचरे उठाने वाले आते हैं ना। और कुछ कुछ ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा, बच्चे कट्टे कंधे पर ले हुए स्कैवेंजिंग करते हैं, उससे स्कैवेंजिंग करते हैं। तो वो उनकी कमी नहीं है कि जूते चप्पल नहीं है तो भाई पैसों की कमी है। कुछ लोगों की ये परंपरा भी होती है, तो वही ये बताती हैं। और उसके दिन के बाद वो वहाँ से चले जाती हैं। अगले दिन वो वहाँ से गुजरती होती हैं तो वो देखती हैं कि साहिब आलम एक टी शॉप पे लगा हुआ था, मतलब कि एक चाय की दुकान पे लगा हुआ था। और चाय की दुकान पे जब वो लगा हुआ होता है तो उसको वो देखती हैं कि उसके हाथ में टीन लगे हुए थे। टीन जैसे कि हमारे तेल जो आता है ना, ऑयल जो आता है उनमें, चादर के कैम उसमें, तो उसको लेके जाता है। तो उसको वो दिख जाती हैं कि आप वही हो ना जो उस दिन मुझे मिले थे, तो वो कहते हैं हाँ। अनीसन कहते हैं हाँ मैं वही था, मैं वही हूँ जो उस दिन आपको मिली थी। तो वो बोलता है आप तो स्कूल खोल रही थी, आपके स्कूल का क्या हुआ। तो अनीस जंग जो होती हैं ये थोड़ा सोच में पड़ जाती हैं, और वो सोचती हैं कि मैंने तो इससे सिर्फ मजाक में बोला था, मैं ये देखना चाहती थी कि इसके अंदर पढ़ने की जिज्ञासा है कि नहीं है, कि अगर मैं बोलूँगी तो ये पढ़ने के लिए हाँ बोलेगा नहीं बोलेगा। अब मैं इसको कैसे बताऊँ कि मैंने स्कूल खोलने के लिए सोचा ही नहीं था, वो तो मैंने इसकी मन रखने के लिए बोला था। तो बोलती हैं हाँ इसमें टाइम लगेगा, लेकिन खुलेगा, इसमें टाइम लगेगा, इतनी जल्दी नहीं बनेगा। तो बोलता है कि आपको पता है मैं अब टी शॉप पे लग गया हूँ, और अब मैं महीने के 8,000 रुपये कमा रहा हूँ। 8,000 रुपये कमाता हूँ, और रहना सहना खाना पीना पूरा ये चाय वाला उठाता है, मतलब कि मेरा मालिक उठाता है। इतना बोल के वो वहां से चला जाता है बंदा, जो साहिब आलम होता है। उसके बाद में अनीस जंग जो होती है ना, ये बैठ के वहीं पर सोच रही होती हैं, और ये बोलती हैं कि ये लड़का जो है ना, साहिब आलम, अब अपनी स्वतंत्रता खो चुका है, आज़ादी खो चुका है। और वो सोचती हैं कि पहले ये अपने मन का राजा था, इधर से उधर, कभी स्कैवेंजिंग करना, कभी घर चला जाना, कभी भागना दौड़ना, खेलना कूदना, खाना पीना, ये अपनी मर्जी से करता था। लेकिन अब ये नौकर बन चुका है। कौन का नौकर बन चुका है भाई? चाय बेचने वाले का। अगर आप किसी की दुकान पर लग जाओगे महीनादारी पर, या कुछ काम करोगे, तो आप किसका ऑर्डर मानोगे? दुकान मालिक का मानो ना क्या।
और उस जब दुकान मालिक का ऑर्डर मानोगे तो उसके नौकर ही कहलाए जाओगे भाई, जैसा वो बोलेगा वैसा ही तो आप करोगे। तो वैसे ही सोचते हैं कि अब ये उसका नौकर बन चुका है और ये अपनी खुद की आज़ादी खो चुका है, पहले ये खुद का मालिक था। तो ये हमारे साहिब आलम की कहानी ये थी। जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ना, वो इसी में फंस गए। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको सब बता दूंगा मैं, कैसे बनाने कैसे नहीं बनाने। एक भी सवाल अगर चला जाए ना, तो चैनल को अनसब्सक्राइब मार के ना कमेंट बॉक्स में बता के जाना कि भैया मैं आपको अनसब्सक्राइब मार के जा रहा हूँ। ठीक है। मुझे, मैंने पहले बोला था, अपना भाई मानो, बड़ा हूँ तो बड़ा भाई मानो, छोटा हूँ तो छोटा भाई मानो, साथ का हूँ तो अपना दोस्त मानो, विश्वास रखो बस। ठीक है। दूसरी कहानी पे आ जाते हैं। दूसरी कहानी है हमारी मुकेश की। मुकेश एक ऐसा लड़का था जो अपनी परंपरागत कार्य को करता है। परंपरागत कार्य जैसे कि चूड़ी बनाना। ठीक है। और ये फिरोजाबाद में ज़्यादा बनाई जाती है। सबको पता है फिरोजाबाद भाई किसके लिए फेमस है, चूड़ियों के लिए। फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर बेंगल्स मेकिंग, चूड़ियाँ बनाने के लिए फेमस है। वहाँ पर ये जब काम कर रहा होता है तो इसको पता होता है कि ये काम थोड़ा सा मुश्किल है और मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा। तो वो सोचता है कि ये काम करने में, मतलब मैं नहीं करना चाहता हूँ, मैं कुछ और बनना चाहता हूँ। उसका सपना था कि एक मोटर मैकेनिक बन जाए, लेकिन उसका परिवार ये नहीं चाहता था कि वो मोटर मैकेनिक बन जाए। और उसके जो दादाजी थे, उसके जो पहले दादाजी काम किया करते थे, उनका परंपरागत ये काम चला आ रहा था। मुकेश कौन था, मुकेश की फैमिली क्या करती थी। मुकेश एक कम से कम 14 वर्षीय एक लड़का था और उसकी फैमिली के साथ में फिरोजाबाद में रहता था, जो कि फिरोजाबाद चूड़ियाँ बनाने के लिए फेमस है, सब जानते हैं। तो ये वहाँ पर रहा करता था। ये परंपरागत अपने कार्य को, जैसे चूड़ी बनाना, वही करता आ रहा है अपने। लेकिन ये इस काम से एग्री नहीं था। इसका सपना कुछ और था बनने का। और ऐसे गलियारों में रहता था जहाँ पर टूटे फूटे घर हों। ठीक है। और गर्मी थी बहुत ज़्यादा, हर घर में भट्टी वगैरह थी, क्योंकि हर घर में चूड़ी बनाई जाती थी ना, इस वजह से भट्टी होती है वहाँ पर। चूड़ियों की पॉलिश से धूल उड़ती थी कांच की। और मतलब हाई टेम्परेचर गर्मियों में भी भट्टी पे ही लगा रहते थे, तो वहाँ से खतरा होता था आंखों का भी और थोड़ा स्किनी का भी। ठीक है। इस वजह से वहाँ पर खतरा होता था। और इस वजह से वो चाहता था कि मैं इस काम को ना करूं, मैं कुछ और करूंगा, ये मैं अपना खानदानी काम को नहीं करना चाहता। लेकिन उनके परिवार वाले कहते थे तुझे ये काम करना पड़ेगा, जो हमने तुझसे बोल दिया करने को, तो ये करना है तो ये करना पड़ेगा। लेकिन वो एग्री नहीं था, क्योंकि उसके दादाजी भी, जब उनकी डेथ हुई थी उसके दादाजी की, तो इसी वजह से हुई थी। उनकी आँख थोड़ा ख़राब हो गई थी, आँखों की रोशनी चली गई थी इसी कांच की धूल से, जो चूड़ियों की पॉलिश करते हैं ना, उसकी धूल से उनकी आंखें चली गई थी। तो इस वजह से वो कहता कि मैं नहीं करूँगा। तो अनीस जंग एक बार उनके पास जाती हैं, यही ब्राइटर उनके पास में जाती हैं। तो ब्राइटर वहाँ पर जाने के बाद में उससे थोड़ा बात करती हैं कि आप यहाँ पर क्या करते हो। तो बोलता है कि ये मेरा परंपरागत कार्य है, मेरे पिताजी पिताजी के पिताजी करते आए हैं, तो ये काम मुझको करना पड़ता है। वो बोलती हैं कितने हाई टेम्परेचर में कैसे कर लेते हो, आपका कुछ और करने का मन नहीं है, आपकी तो पढ़ाई की उम्र है, आप अपनी स्वतंत्रता क्यों खो रहे हो, आप अपने बचपन को ऐसे काम में क्यों लगा रहे हो अभी से, ये तो चलता आएगा, चलता जाएगा, आप कुछ और करो। तो वो सोचता है कि नहीं, मैं भी नहीं ये करना चाहता हूँ, मैं कुछ और बनना चाहता हूँ, लेकिन गर्मियों में ये करना पड़ता है, मुझे ये काम पसंद नहीं। तो वो बोलते हैं आप क्या बनना चाहते हो। ये जो अनिश जंग होती हैं, मुकेश से पूछते हैं आप क्या बनना चाहते हो। तो मुकेश का जवाब होता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। तो वो बोलते हैं, अनिश जंग बोलती है क्या आप सीख गए हो। तो वो बोलती है कि नहीं, मैं सीख जाऊँगा। तो वो बोलते हैं कि यहाँ पर कहीं मोटर मैकेनिक की दुकान है। तो मुकेश बोलता है यहाँ से कई किलोमीटर दूर है। और तो आप वहाँ पर कैसे जाओगे। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं पैदल जाऊँगा या फिर किराए से कैसे भी जाऊँगा, लेकिन मैं मोटर मैकेनिक बनूँगा। तो ये पूरी इस कहानी थी। और कहानी का ये, तो ये पूरी इस कहानी का सारांश था। ठीक है। मुकेश के चैप्टर में तो ये भी आ जाता है आपके पास में कि उसमें मतलब चूड़ियों के काम करते वक्त किस चीज़ का खतरा था। तो भाई इतने हाई टेम्परेचर में भट्टी फर्नेंस के किनारे पर बैठ के काम करना पड़ता था, तो स्किन का प्रॉब्लम था। ठीक है। घबराहट हो जाती थी। और जब उसको पॉलिश किया करते थे चूड़ियों को, तो आंखों पे धूल आती थी कांच की, जिससे कि आंखों की रोशनी खोने का डर था। तो इस वजह से वहाँ पर खतरा होता था। और सबसे मेन बात तो यह है कि वहाँ पर बच्चे को दबाया जाता है। ठीक है। वहाँ पर जो तानाशाही लोगों का शासन था, जैसे कि हम घर वाले बोलते हैं ना कि तानाशाह जो करके कि तुझे ये काम करना है तो करना है, वैसा कुछ कि हमने जो बोला तुझे परंपरागत जो कार्य करा चलता आ रहा है वो तुझे करना होगा।
लेकिन भाई ये साफ मना कर देता है, इसका सपना कुछ और था बनने का। तो इस कहानी में ये पूरी कहानी थी, और उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है,